तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक और रियल कहानी पर आधारित एक बहुत ही बढ़िया मलेशियन सीरीज को, जिसका नाम है इफरित। इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 10 एपिसोड हैं और आज के पहले पार्ट के अंदर मैं इसके पहले 4 एपिसोड को एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी के 6 एपिसोड तब आएंगे जब इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक और 400 कमेंट आ जाएंगे। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत तगड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर। आपको इस सीरीज को देखने में काफी इंटरेस्ट आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया तेलुगु हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसकी रेटिंग 9.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है सैरा नाम की एक लड़की से जो कि पॉसेस्ड हो रखी थी और उसकी माँ एक लोकल उस्ताद जी से मदद ले चुकी है, लेकिन सैरा अभी तक ठीक नहीं हुई थी। उसकी माँ तभी एक स्पिरिचुअल हीलर और गोस्ट हंटर सिग्गू डॉन को बुलाती है जो कि अपने स्टूडेंट राशिद और असिस्टेंट फौजी के साथ यहाँ पर आए थे। आते ही उस्ताद जी उनको ग्रीट करते हैं जो कि सैरा का इलाज करने आए हुए थे और उन्हें सैरा से वो मिलवाते हैं। सैरा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रखी थी जो कि उनको गलत बातें बोलने लगती है और हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन उसको बांध देते हैं। अब वो राशिद से काम शुरू करने के लिए बोलते हैं और राशिद प्रेयर शुरू करता है, लेकिन अब उसे सैरा की जगह किसी आदमी का भूत दिखाई देता है जो कि उससे ये कहने लगता है कि राशिद एक पापी है, उसने पाप किए हैं और राशिद ने उस आदमी की जान ली है। ये सुनकर राशिद थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, लेकिन तभी डॉन उसका ध्यान भटकाते हैं और अब वो अपनी प्रेयर शुरू करता है। इसी बीच होता यह है कि जो लोकल उस्ताद जी होते हैं वो भी पॉसेस्ड हो जाते हैं और अब वो लोग अलग अलग प्रेयर्स करके सैरा और उस्ताद जी को ठीक कर देते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद में डॉन अपनी टीम के साथ यहाँ से जाने लगते हैं, जिनसे उस्ताद जी बात करते हैं कि उन्होंने उनके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज उसे उनसे मिलने का मौका मिला और वो लोग सही कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा काबिल हैं। ये सुनकर डॉन खुश होते हैं और राशिद भी थोड़ा बहुत मजाक करने लगता है। अब डॉन यहाँ पर बताते हैं कि इस घर में 2 आत्माएं थी जिन्हें अभी तो उन्होंने बांध दिया है, तो वो सैरा को परेशान तो नहीं करेगी और अगले ही दिन उनके स्टूडेंट वहाँ पर आकर उन आत्माओं को यहाँ से खत्म कर देंगे, वैनिश कर देंगे और इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में ऑफिस में फौजी राशिद से ये कहता है कि उसे डॉन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि वो नहीं करता। राशिद बोलता है कि वो उनकी डिसरिस्पेक्ट भी तो नहीं करता, जिस पर फौजी कहता है कि वो इतना मजाक करता रहता है, उसे वो भी नहीं करना चाहिए। अब तभी वहां पर डॉन आते हैं जो कि फौजी को बाहर भेज देते हैं और राशिद से बात करते हैं। वो उससे कहते हैं कि फौजी उनका बेस्ट स्टूडेंट है। राशिद अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अंदर हुनर है, एबिलिटीज हैं, तो वो खुद को बेटर कर सकता है। जिस पर वो कहता है कि ये एबिलिटीज उसे अपनी माँ से मिली हैं, यानी कि उसकी माँ भी इसी तरह का काम किया करती थी। अब आगे डॉन ये कहते हैं कि सुबह ही एक कॉल आया था जो कि एक गाँव से था जहाँ पर जिन की कोई दिक्कत आ गई है और वो गाँव राशिद का ही था, तो वो चाहते हैं कि वो वहां पर जाकर खाली इन्वेस्टिगेट करे और उनको रिपोर्ट भेजे। अब इस पर राशिद ये कहता है कि वो उस गांव में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके कहने से वो एक बार वापस जाने के लिए तैयार हो गया था। असल में वो उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ आया था, लेकिन अब किसी केस की वजह से उसको वहां पर जाना पड़ेगा। खैर अब वो अपने घर आकर गांव जाने के लिए सामान को पैक करने लगता है कि तभी उसे उसी आदमी का भूत हॉन्ट करता है और अभी राशिद उस भूत से ये कहता है कि वो उसे परेशान ना करे और यहाँ से चला जाए, जिसके बाद में ये भूत गायब हो गया था। एनीवेज अगले दिन राशिद अपने गांव आ जाता है जहां पर उसका भाई रमली उसे स्टॉप से पिक करने आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि राशिद 7 साल बाद वापस आया था। रमली उससे पूछता है कि वो इतने दिन तक कहाँ था, जिस पर राशिद कहता है कि बस वो यहाँ से वहाँ भटक ही रहा था। जिस पर रमली कहता है कि राशिद अब राज रखने लगा है, पहले वो ऐसा नहीं था, वो उसको सब कुछ बता दिया करता था और तो और वो अपनी गर्लफ्रेंड मीरा के बारे में भी उसको बता चुका था। राशिद मीरा के बारे में सुनकर पूछता है कि आजकल वो कैसी है, जिस पर रमली कहता है कि वो ये उससे खुद पूछ ले। खैर अब दोनों घर जाने लगते हैं, लेकिन राशिद को रास्ते में फिर से वही भूत दिखाई देता है, जिसको देखकर वो और थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन उसने किसी तरह से खुद को संभाल लिया था। खैर अब ये दोनों ही भाई घर आते हैं और यहाँ पर राशिद अपनी माँ सादिया के रूम में जाता है, जहाँ पर हाउस हेल्प लैला उनका ख्याल रख रही थी, जो कि अभी बाहर चली जाती है। सादिया अब अपने बिस्तर पर होती हैं, जो कि काफी लंबे अरसे से बीमार थी, जिनका ट्रीटमेंट मीरा ही कर रही होती है, जो कि अब एक डॉक्टर बन चुकी है। साथ ही साथ वो लैला की बहन भी थी। राशिद पूछता है कि मदर को आखिरकार हुआ क्या है, जिस पर रमली और मीरा ये बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, लेकिन उन्हें पता नहीं लग रहा है कि आखिरकार मेन इशू है क्या और वो ठीक ही नहीं हो रही हैं। मीरा इतना तो बता देती है कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये वो समझ नहीं पा रही थी। उसके जाने के बाद में राशिद सादिया के पास थोड़ी देर बैठ जाता है, जो कि उसको देखकर खुश हो जाती है और देखकर रोने लगती है और कहती है कि उन्होंने राशिद के साथ बहुत गलत किया था, जिसका उन्हें बहुत दुख है और राशिद यहाँ पर बिल्कुल ना रुके, यहाँ से वापस चला जाए, और ये बात उसको समझ में नहीं आती। अब थोड़ी देर के बाद में वो रमली से बात करता है, जहाँ पर उसका भाई रमली उससे मीरा के बारे में बोलता है कि मीरा ने उसे अभी तक माफ नहीं किया है और उसे मीरा से बात करनी चाहिए,
मतलब कि राशिद और मीरा का लव अफेयर था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे, जिससे कि मीरा आज तक उभर नहीं पाई है और उससे नाराज है। अब थोड़ी देर के बाद में राशिद अपने पिता जोहार से मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उनके 2 और बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, जिनका नाम है मिस्टर फू और जहारा। खैर अब वो अपने बेटे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। खैर इसी बीच राशिद पास्ट का कुछ याद करता है, जिसके अंदर उसने अपने पिता जौहर को किसी और दूसरी लेडी के साथ गलत अवस्था में देख लिया था, जिससे कि उसे बहुत धक्का लगा था कि वो उसकी माँ के ऊपर चीट कर रहे थे। अब जौहर का ये कहना था कि हो सकता है कि शायद उनकी बीवी सादिया को किसी जिन ने पजस करके रखा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्होंने बहुत सारे जिन्स का सामना किया था, क्योंकि वो एक शेमन हुआ करती थी। तो कहा नहीं जा सकता कि कौन से जिन ने ऐसा किया है। जिस पर राशिद कहता है कि जिन ऐसे इंसानों को परेशान नहीं कर सकते, ना ही कोई हार्म करते हैं, और अगर सच में कोई जिन सादिया को परेशान कर रहा है तो इसका साफ मतलब ये है कि वो जिन किसी और के कंट्रोल में है और अपने मास्टर की कमांड पर ये सब कर रहा है। जौहर ये कहते हैं कि राशिद को जिन्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, जिस पर वो कहता है कि वो बचपन में अपनी माँ के साथ हीलिंग पर जाया करता था, तो उसे ये जानकारी वहीं से मिली है। इसी बीच जहारा वहां पर आती है, जो कि उनसे थोड़ी बहुत बात करती है। राशिद देखकर समझ जाता है कि जौहर और जहारा के बीच में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद में घर से एक कॉल आती है कि सादिया का अब देहांत हो चुका है। उसका फ्यूनरल और बैरियल करा जाता है, जहां पर जौहर घर की मेड्स को डांट रहा था, और वो भी इस बात से दुखी नहीं है कि उसकी बीवी सादिया अब इस दुनिया में नहीं रही, बल्कि वो इस बात से परेशान था और गुस्से में था कि सादिया एक नेकलेस पहना करती थी, जो कि वो कभी भी नहीं उतारती थी, लेकिन अब वो नेकलेस गायब था और उसे वो किसी भी हाल में वापस चाहिए था। और ये सब राशिद को और अजीब लगने लगता है। सोच कर देखो कि जौहर की बीवी का देहांत हो गया, लेकिन उसको नेकलेस की पड़ी हुई थी। खैर यहाँ पर तभी हसन नाम का एक आदमी भी यही बात राशिद से कहता है कि सादिया की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं है और जौहर नेकलेस के लिए पागल हो रहा था। खैर अब सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और राशिद मीरा से बात करने जाता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, ना ही उसकी बात सुनती। वो ये कहती है कि राशिद उससे माफी मांगने आया है, लेकिन वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि राशिद की वजह से उसने और उसकी बहन लैला ने अपने पिता को खो दिया था। खैर मीरा वहां से निकल जाती है और लैला राशिद से बात करती है कि वो तो उसे माफ कर चुकी है। जहां तक सादिया ने लैला को काम पर रखा था, वो भी इसलिए रखा था ताकि वो राशिद की गलती का हर्जाना भर पाए। सभी लोग अब घर आ जाते हैं और घर पर रमली की बीवी सूरी जो होती है, वो लैला से कहती है कि अब सादिया इस दुनिया में नहीं रही तो लैला को बचाने वाला कोई नहीं होगा, जिसे वो लात मारकर घर से बाहर फेंक देगी, और ये नहीं होगा तो इससे भी बुरा करेगी कि वो उसे खत्म ही कर देगी। खैर अब तक राशिद वहां पर आ जाता है तो वो वहां से चली जाती है, लेकिन वो लैला से ये सब बोल क्यों रही थी? तो असल में रमली का लैला के साथ अफेयर चल रहा होता है, जिसके बारे में सबको पता है, और इसी वजह से रमली की बीवी सूरी और बेटी सुराया लैला से हेट करते हैं। खैर आगे राशिद जो होता है इस बात को कंफर्म भी कर लेता है, क्योंकि रमली और लैला को वो एक साथ रूम में देख चुका था, जहां से रमली बाहर निकल रहा होता है, जिससे राशिद ये कहता है कि वो भी अपने पिता की तरह क्यों बन रहा है। उसके जाने के बाद में वो लैला को देखता है, जिसके पास से उसे सादिया का वही नेकलेस मिलता है, जिसके लिए अब तक जौहर परेशान हो रहा था, सभी मेड्स को डांट रहा था। अब वो लैला से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो काफी डर गई थी। वो ये बताती है कि आखिरी हफ्ते ही खुद सादिया ने उसको ये दिया था और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, परेशान थी, जो कि बार बार यही कह रही थी कि इस नेकलेस को फेंक दो, ये शैतानी नेकलेस है और इससे ही सब कुछ हो रहा है और इसके बारे में किसी को भी ना बताया जाए। अब ये सुनकर राशिद को समझ में आ जाता है कि लैला ने ही डॉन को कॉल किया था और वो ये बताए कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, सादिया को हुआ क्या था, यानी कि उसकी माँ को क्या हुआ था। इस पर लैला कहती है कि अगले दिन राशिद उसके घर आए, जहाँ पर वो उसको सब कुछ बता देगी। अगले दिन वो उसके घर पर जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि लैला पजल्ड हालत में मीरा के ऊपर हमला कर रही थी। फौरन ही राशिद अपनी चैंटिंग्स के जरिए उसे शांत करता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और अब मीरा उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और अचानक से उसकी बहन लैला ऐसी कैसी हो गई। वो लोग आगे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फिर से लैला जाग उठती है और घर से बाहर भाग जाती है और वो लोग उसके पीछे जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें हसन भी मिलता है, जिसके साथ वो लैला को ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर जंगल के भूत उन सबको हॉन्ट करते हैं, लेकिन राशिद चैंटिंग करके उनको वैनिश कर देता है। अब थोड़ी दूरी पर मीरा को लैला की आवाज सुनाई देती है और वो वहां पर जाती है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था, ये खाली एक भ्रम होता है। आगे जाने पर उन्हें लैला की लाश बरामद होती है, लेकिन उसकी बॉडी अचानक से पजेस्ड होकर राशिद से पूछती है कि वो नेकलेस कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि उसके पास कोई नेकलेस नहीं है और अब फाइनली अभी के लिए वो पोजीशन चला जाता है। अब अपनी बहन की मौत से दुखी मीरा सूरी के पास जाती है और उससे ये कहती है कि ये सब उसने ही किया है, लेकिन जौहर उसे अभी यहाँ से भगा देता है। अगले दिन जौहर राशिद से पूछता है कि मीरा जो कह रही थी क्या राशिद भी उस पर यकीन करता है, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे किसी चीज के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। खैर इसी बीच उसका भाई रमली लैला की ग्रेव पर जाता है, जिसके मरने से वो बहुत दुखी होता है और वहीं पर सूरी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब राशिद जो होता है वो मीरा से मिलने जाता है, जो कि उससे ये कहता है कि इन सब के पीछे कोई जिन है और उस जिन को कंट्रोल करने वाला इसी गांव का कोई आदमी है। लैला और सादिया की मौत बिल्कुल सेम तरह से हुई थी, एक ही समय पर हुई है, जो कि उस जिन के मास्टर का काम है।
मीरा कहती है कि इसके पीछे सूरी का हाथ होगा, जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये काम सूरी का नहीं है। वो इस मास्टर को जानती हो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो खुद इसकी मास्टर नहीं है। वो मीरा से कहता है कि अभी वो शांत रहे और खुद को संभाले, और यहाँ पर क्या चल रहा है ये वो खुद पता लगा लेगा। अब तभी वो पब्लिक टेलीफोन बूथ से डॉन को कॉल करता है, लेकिन फौजी बताता है कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं। राशिद आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही लाइन कट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर फू और ज़हरा जोहार से मिलते हैं। अब फू ये कहता है कि उन्हें राशिद का कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कि उसे कुछ पता चल जाए या फिर वो कुछ करे। वो अचानक से यहाँ पर आया, इसका कुछ तो मतलब होगा। जिस पर जोहार कहता है कि वो पहले चेक करेगा कि राशिद क्या और कितना जानता है, उसके बाद उसका फैसला होगा। अब फू के जाने के बाद में वो ज़हरा से बात करता है और वो उससे ये कहती है कि सादिया अब मर चुकी है और अब जोहार को उसका वादा पूरा करना होगा। जिसके बाद में जोहार एक मुद्रा करता है और ज़हरा पजेस्ड हो जाती है, विच मीन्स कि या तो उसके अंदर कोई एंटिटी है या फिर इस एंटिटी ने उसका रूप लिया हुआ था। अब जोहार उससे ये कहता है कि उसने अपना काम कर दिया और अब वो उसकी रिक्वेस्ट पूरी करे। जिस पर ये एंटिटी ये कहती है कि अभी उसे 2 और ऑर्डर्स पूरे करने होंगे, उसके बाद वो जोहार की विश को पूरा करेगा। और इसी बीच राशिद की तरफ कोई इनविजिबल शक्ति बढ़ने लगती है, जिसके साथ ही पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में अगली सुबह राशिद जो होता है वो एक बुरे सपने को देखता है, जिसके अंदर सादिया यानी कि उसकी माँ उस नेकलेस के साथ है, लेकिन हंसते हंसते अचानक से रोना शुरू कर देती हैं, जो कि आगे में कहीं कैद हैं और उनके पीछे कोई ईविल शैतानी फीमेल खड़ी हुई थी, जिसके साथ ही राशिद की नींद खुल जाती है। वो बाहर आता है जहाँ पर उसका भाई रमली और उसकी बीवी सूरी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वो रमली से पूछता है कि उसे हुआ क्या था। जिस पर रमली बताता है कि वो हसन को आखिरी रात बेहोश टेलीफोन बूथ के पास मिला था, तो वो ही बताए कि उसे क्या हुआ था, उसे कोई चोट लगी थी या फिर वो गिर गया था। अब राशिद ये कहता है कि उसे खुद भी कुछ याद नहीं है। तभी वो सूरी का हाथ नोटिस करता है जिस पर चोट लगी हुई थी, जिसके बारे में वो उससे पूछता है। तो रमली और वो ये बताते हैं कि रात में मीरा यहाँ पर आई थी, जो कि कह रही थी कि सूरी की वजह से ही लैला की जान गई। बदले में सूरी ने भी लैला के लिए कुछ गलत बातें बोल दी थी, जिस पर गुस्सा होकर उसने सूरी के साथ थोड़ी खींचातानी कर ली और वो ये कहती रही कि वो जल्दी ही सबूत लेकर आएगी और तब सूरी से बदला लेगी। ये सब होने पर रमली ने पुलिस बुला ली थी, जो कि उसे अरेस्ट करके ले गई। और ये सुनकर राशिद परेशान हो जाता है कि मीरा रात से ही पुलिस स्टेशन में है। वो तुरंत जाकर उसको वहां से छुड़वाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में होती है तो वहां से जाने लगती है। अब राशिद मीरा को रोकता है और उससे नेकलेस के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है और सादिया ने वो लैला को ही क्यों दिया था। जिस पर मीरा कहती है कि उसे नेकलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता और शायद से उसकी माँ सादिया को लैला पर ज्यादा भरोसा होगा, इसलिए उसने उसे वो दे दिया होगा। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। अब दूसरी ओर मिस्टर फू जोहार को कॉल करके ये बोलता है कि आखिरी हफ्ते जो हुआ था उससे सारे के सारे वर्कर्स डरे हुए हैं और काम छोड़कर जा रहे हैं। जिस पर जोहार ये बोलता है कि चाहे वर्कर्स को बांध कर रखो या फिर कैसे भी करो, उन वर्कर्स को फू को वापस लेकर आना होगा। और आखिरी हफ्ते कमल नाम के आदमी की जान गई थी और उसकी फैमिली को भी कंपनसेशन वो भेज दे ताकि वो भी अपना मुंह बंद रखे। खैर इसी बीच हमको कमल की प्रेग्नेंट बीवी कलसुम और उसकी बेटी सीती दिखाई जाती है, जो कि साथ में रह रहे थे, जो कि कमल के मरने से बहुत ज्यादा दुखी हैं। साथ ही साथ उसे अक्सर कमल की स्पिरिट दिखती है, जिसे वो अपना वहम मानती थी। वो प्रेग्नेंट है, जिसे चेक करने के लिए रेगुलरली मीरा आया करती थी, जो कि उस मुश्किल घड़ी में उसको समझाकर उसका हौसला बांध कर रखती है। अब दूसरी ओर घर पर राशिद घर के वर्कर सलमान से बात करता है और ये पूछता है कि मरने से पहले उसकी माँ सादिया का बर्ताव बदला था क्या। जिस पर वो बोलता है कि नहीं, ज्यादा नहीं, बस उनके और जोहार के बीच में झगड़े बढ़ गए थे और ये झगड़े इतने बढ़ चुके थे कि वो जोहार से तलाक देने के लिए बोलती थी। लड़ाइयों से ये बात भी साफ हो गई थी कि जोहार के लिए वो नेकलेस बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जिसे सादिया डेविल्स नेकलेस कहा करती। इनफैक्ट वो ये भी कहा करती थी कि जोहार उनको तलाक दे दे, नहीं तो वो उसका सीक्रेट सबके सामने ले आएगी। वो आगे ये भी बताता है कि मरने के 2 हफ्ते पहले से ज़हरा उनसे काफी मिलने आने लगी थी। अब सलमान के जाने के बाद में राशिद हाउस हेल्प फरीदा से पूछता है कि ज़हरा कहाँ पर रहती है, जिस पर वो बताती है कि वो वहीं पर रहती है जहाँ पर पहले रहा करती थी। अब वो ज़हरा से मिलने जाता है और ये पूछता है कि वो उसकी माँ से इतना क्यों मिलने लगी थी। तो वो ये कहती है कि उसके और सादिया के बीच शुरू में चीजें खराब थी, लेकिन रिसेंटली सब कुछ ठीक हो गया था और वैसे भी शायद उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं था या फिर वो खुद को अकेला मानती थी, तो ज़हरा को वो बुला लिया करती। और अब ये सुनकर राशिद वहां से निकल जाता है। अब दूसरी ओर रमली जो होता है वो लैला के दुख में बैठा हुआ था और बचपन की बातें सोच रहा होता है, एज वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। और तभी लैला ने उसे एक हैंडमेड ब्रेसलेट दिया था, जो कि उसने आज तक अपने पास रखा हुआ है। अब तभी मीरा अपने क्लिनिक पर होती है, जहां पर उसके पास राशिद आता है और वो उसे नेकलेस दिखाकर पूछता है कि आखिरकार क्यों सादिया ने ये नेकलेस डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला था, जबकि जोहार के लिए इतना जरूरी है। वो आगे ये कहता है कि इन सब के पीछे उम्मू सिबियान है, जो कि एक बहुत खतरनाक जिन होता है, जिसके बारे में कई सारी इंडोनेशियन मूवीज बन चुकी हैं और मैंने एक्सप्लेन भी करी हैं। इन केस यू वांट टू चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर वो बताता है कि ये अपने मास्टर की कमांड्स पर कुछ भी कर सकता है, लेकिन बदले में उसे प्रेग्नेंट लेडी का फीटस चाहिए होता है।
और तभी मीरा को अब कलसुम का ख्याल आता है और वो राशिद को उसके घर लेकर जाती है। इसी बीच ऑफिस में जोहार से मिलने फरीदा आती है, जिसको देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो यहाँ पर ना आया करे, जिस पर वो कहती है कि वो डर क्यों रहा है, जल्दी ही वो शादी कर लेंगे, विच मीन्स कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। अब जोहार ये कहता है कि उसने उससे शादी का कभी कोई वादा नहीं किया था, जिस पर वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो अब जोहार पीछे नहीं हट सकता। दूसरी ओर राशिद और मीरा कलसुम के घर जाते हैं, जहाँ पर वो उससे बात करते हैं। वो बताती है कि उसे अक्सर अपने पति कमल की आवाज सुनाई देती है, उसके विजन्स आते हैं और अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पेट को पकड़ कर रख रहा हो। अब राशिद ये कहता है कि वो सच पता लगाने की कोशिश कर रहा है और अभी के लिए वो इस घर को प्रोटेक्शन स्पेल से बांध रहा है, जिससे कि वो भी सेफ रहेगी और जिनके यहाँ पर आने पर उन्हें पता चल जाएगा कि उसका मास्टर है कौन। अब मीरा राशिद से पूछती है कि अगर कलसुम का बच्चा जिनको चाहिए होता तो वो अभी तक जिंदा कैसे है, जिस पर वो बताता है कि ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, जिन बच्चा लेने में थोड़ा टाइम लगाता है, यानी कि वो उसको ऐसे ही क्लेम नहीं कर सकता। अब थोड़ी देर के बाद में ये लोग घर आ जाते हैं और दूसरी तरफ तभी हम ज़हारा को देखते हैं, जो कि उम्मू सिबियान जिन को समन करती है, जो कि कमल के रूप में कलसुम के घर जाता है। लेकिन यहाँ पर राशिद प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करके गया था और इसी के चलते वो जिन घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। वो कलसुम को ही बाहर बुलाने लगता है, जो कि जाने भी लगी थी, लेकिन सीती उसे रोक लेती है और गुस्से में जिन वापस चला जाता है। ज़हारा इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जो कि जोहार से बोलती है कि वो राशिद को कैसे भी करके यहाँ से भगा दे, जिस पर वो कहता है कि उम्मू सिबियान जैसे जिन को राशिद ने रोक दिया, मतलब उसके पास एबिलिटीज तो जरूर हैं। अब वो आगे ये कहता है कि वो कुछ करेगा, जिस पर ज़हारा ये कहती है कि वो जल्दी कुछ करे, क्योंकि वो जिन तो खुद जोहार के पास भी है। दूसरी तरफ मीरा राशिद से बात करती है, जिस पर वो पूछती है कि क्या वो कभी उम्मू सिबियान जिन से मिला है, जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि उसके टीचर डान जरूर जिन्स के लीडर इफ्रित से मिले हैं। वो ये बताता है कि जिन्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग रेस के होते हैं। उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है उम्मू सिबियान और उससे भी ऊपर आता है उनका किंग इफ्रित और फिर सभी जिनका लीडर इब्लिस, जिसे लोग अज़ेज़ल नाम से भी जानते हैं। अब ये जो अज़ेज़ल जिन्स होते हैं वो ह्यूमंस को मौत के दूसरी ओर ले जाते हैं और उसे खुद गॉड से कुछ एबिलिटीज मिली हैं, जिनके जरिए वो ह्यूमन वर्ल्ड में रह पाता है। बेसिकली इसको आप सेटन मान सकते हो। अब यहाँ वहाँ पर वो जिन घूम पाता है और इंसानों को मौत तक ले जाता है। बस ह्यूमंस अलग अलग कुरान और सुन्ना से जुड़े रहें तो अज़ेज़ल उनसे दूर रहता है। अब रात को फिर से वो जिन कलसुम को लेने आता है, लेकिन फिर से वो प्रोटेक्शन स्पेल उसे रोक देता है। मीरा और राशिद कलसुम से मिलने जाते हैं, जिन्हें हसन मिलता है, जो कि यहाँ पर कमल के परिवार के लिए सामान लेकर आया था। और मीरा और राशिद यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनको पता है कि जिन का मास्टर स्पेल हटाने जरूर आएगा। राशिद मीरा से कहता है कि हसन मास्टर नहीं है, जो कि सच भी था, क्योंकि मास्टर तो ज़हारा है, जो कि दूर से इस घर पर नजर रखे हुई थी, इसलिए उसे पता था कि ये स्पेल राशिद ने कास्ट किया है। अब रात में वो फिर से उम्मू सिबियान को कलसुम के घर भेजती है, लेकिन अब तक राशिद और मीरा यहाँ पर आ गए थे, तो वो उस जिन को रोक देते हैं और ये जिन राशिद को उस मरे हुए आदमी के गोश्त के रूप में, मीरा को लैला के रूप में और कलसुम को कमल के रूप में हॉन्ट करता है। अब जब वो कलसुम को घर से बाहर लाने में सफल नहीं हो पाता तो वो सीती को पदस करके जंगलों में भगा देता है, लेकिन कलसुम बाहर आए इससे पहले ही राशिद सीती को जंगलों से वापस ले आता है और जिन को भी भगा देता है। अब देखो यहाँ पर कलसुम को ये लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, तो तभी जोहार के पास एक आइडिया आता है। वो फरीदा को ज़हारा के घर लाता है और फरीदा भी प्रेग्नेंट होती है, तो वो उसे अभी के लिए ज़हारा को सौंप देता है। ज़हारा की इच्छा थी कि वो हमेशा जवान बनी रहे, जो कि जिन उसे ग्रांट कर चुका है, और अभी बदले में उम्मू सिबियान जिन जो होती है वो फरीदा को जान से मारकर उसका अनबॉर्न बच्चा खा जाती है। और इसी के साथ में दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तीसरा एपिसोड शुरू होता है जोहार, ज़हारा और मिस्टर फू को दिखाते हुए, जहां पर ज़हारा ये कहती है कि जोहार को राशिद को यहाँ से भेजना होगा, नहीं तो वो उनको आगे दिक्कत दे सकता है। ज़हारा का राज खुलने वाला था, वो तो उम्मू सिबियान जिन की वजह से वो सेफ है। वहीं मिस्टर फू भी कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका राज बाहर आ जाएगा, जिस पर जोहार कहता है कि वो दोनों अभी धैर्य बनाकर रखें। वो नहीं जानते कि राशिद क्या जानता है, कितना जानता है, और वो नहीं चाहता कि राशिद को कोई भी शक हो। अब वो इतना भी नहीं जानता है कि राशिद की एबिलिटीज है क्या, उसके पास क्या शक्तियां हैं, और उसे पहले उसे टेस्ट करना होगा और फिर ही वो कुछ कर पाएगा। तभी जोहार से मिलने मिस ब्राउन नाम की एक लेडी आती है और वो अभी ज़हारा और मिस्टर फू को बाहर भेज देता है। अब वो जाने से पहले फू से ये कहता है कि उसका भाई आंग जो है वो जलील नाम के आदमी के साथ ज्यादा कनेक्शन बना रहा है, जो कि जोहार को पसंद नहीं आ रहा, जिस पर फू कहता है कि वो अपने भाई को समझा देगा। अब बाहर ज़हारा मिस ब्राउन को देखती है और मिस्टर फू ज़हारा से ये कहता है कि वो मिस ब्राउन से जल रही है क्योंकि वो जोहार के काफी ज्यादा करीब है, जिस पर वो मिस्टर फू से कहती है कि वो अपने काम से काम रखे और उसके बीच में ना बोले तो ज्यादा अच्छा होगा।
दूसरी ओर जौहर जो होता है वो मिस ब्राउन से बात करता है और ये कहता है कि वो दोनों 2 महीने बाद मिल रहे हैं और उसने मिस ब्राउन को बहुत मिस किया। अब तभी अचानक से मिस ब्राउन खांसने लगती है, जो कि ये कहती है कि उसे पिछले कुछ समय से खांसी आ रही है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसकी तबीयत काफी खराब है और अब उसे खून भी आने लगा है। डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सी बीमारी है और उन्हें थोड़ा बहुत लगता है कि शायद उसको टीबी हुई है, हालांकि उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। इस पर जौहर कहता है कि वो अपने बेटे राशिद से उसके बारे में बात करेगा कि वो उसकी हेल्प करे। अब घर आकर जौहर राशिद से उसके बारे में बात करता है कि राशिद अपनी एबिलिटी से लोगों को क्योर कर देता है, तो वो मिस ब्राउन को भी ठीक करे, जो कि उनके टिन माइन की एक इन्वेस्टर है। वो बताए कि उनको आखिरकार हुआ क्या है, जिस पर वो मान जाता है। अब रात को राशिद अपनी माँ सादिया के रूम में जाता है। वो रोज उसके रूम में आकर उनको याद करता था कि वो कैसे उनको सिखाया करती थी, कैसे उसका ख्याल रखती थी, उसे अपनी हीलिंग सेशन में भी लेकर जाती थी। और सादिया के होने से राशिद को हमेशा एक हिम्मत बनी रहती थी कि उसकी माँ है, वो सब कुछ ठीक कर सकती हैं। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब दूसरे दिन मिस ब्राउन ज़हारा के घर जाती है, जहां पर ज़हारा उसे अपनी स्पेशल हर्ब्स का पोषण देती है, जिससे कि मिस ब्राउन की ब्यूटी एनहांस हो जाएगी। और ये बॉटल उसने ब्राउन को 2 महीने पहले भी दी थी। थोड़ी देर के बाद में मिस ब्राउन जौहर के ऑफिस आती है, जहां पर आकर राशिद उससे मिलता है और अपनी एबिलिटी से उसको चेक करके बोलता है कि उस पर काला जादू करा गया है। वो बताता है कि काले जादू के अंदर मिलाकर उसे स्लो पॉइजन दिया गया है, जो कि धीरे धीरे उसको खत्म कर रहा है। वो उससे पूछता है कि वो कुछ अलग चीज कर रही है क्या, जिस पर वो उस पोशन के बारे में बताती है। तो राशिद उस पोशन को अपने पास चेक करने रख लेता है। अब वो घर आता है, जहां पर वो अपनी माँ के रूम में फिर जाता है और वहां पर सादिया की दवाइयों की बोतल के अंदर उसको सेम ऐसी बोतल मिल जाती है। वो उस बोतल को खोलकर स्मेल करता है, तो उसमें से भी सेम इसी बोतल जैसी स्मेल आ रही थी। वो समझ जाता है कि उसकी माँ को भी सेम ब्लैक मैजिक से इन्फ्यूज्ड पोशन दिया गया था, जहर दिया गया था। और यही रीजन था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनको हुआ क्या है, जैसा कि मिस ब्राउन के साथ हो रहा था। अब वो इसके बारे में अपने भाई रमली को बताता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता, जिसको देखकर राशिद गुस्सा हो जाता है कि अपनी ही माँ को मारने वाली ज़हारा के खिलाफ वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। जिस पर रमली कहता है कि वो जौहर की खास है, जिस पर राशिद कहता है कि वो कोई भी हो, उसने गलत काम किया है, उनकी माँ की जान ली है, तो उसे कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इसी बीच जलील, जो कि एक रॉबर और हंटर है, वो अपनी टीम के साथ जंगलों में रहता है और उसे उसके भेजे हुए लोगों और फरीदा की लाश मिलती है। अब यहाँ पर फू का भाई आंग भी होता है, जो कि उससे बात करता है और फरीदा के बारे में बताता है कि वो जौहर के घर काम करती थी। जलील कहता है कि उसने अपने कुछ लोग जौहर पर नजर रखने भेजे थे और वो भी मरे हुए पाए गए। वो आंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फू से मिलवाए। अब शाम को आंग उसे मिस्टर फू के पास ले जाता है और यहाँ पर वो फू को कन्विंस करने लगता है कि वो जौहर को धोखा देकर जलील की साइड आ जाए और ऐसे दोनों जौहर की माइन हत्या लेंगे। लेकिन फू उसे साफ मना कर देता है और आंग से कहता है कि जौहर को ये सब पहले से पता है और आंग बस इसलिए जिंदा है क्योंकि वो फू का भाई है, नहीं तो जौहर उसे पहले ही खत्म कर देता। तो अब वो जौहर के खिलाफ कुछ भी ना करे, लेकिन आंग गुस्से में घर से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ जौहर जो है वो ज़हारा के साथ था और उसका ज़हारा के साथ भी अवैध संबंध होता है, जहां पर वो उससे कहती है कि वो इफरित को राशिद के पास क्यों नहीं भेज रहा। जिस पर वो कहता है कि राशिद के पास एबिलिटीज हैं, लेकिन वो इफरित से लड़ने लायक नहीं है और वो उसका बेटा भी है, जिसे वो मारना नहीं चाहता। अब अगले दिन जौहर जो होता है वो ऑफिस में था, जहां पर उसके पास में मिस ब्राउन आती है और कहती है कि वो टिन माइन में अपना स्टेक बढ़वाना चाहती है। जिस पर वो मना कर देता है, लेकिन अब वो ये कहती है कि माइन से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो कि बाहर आने पर जौहर को नुकसान हो सकता है। और 7 साल पहले याद होगा कि माइन में लोग मारे गए थे, गायब भी हुए थे और ये ऐसा राज है जो कि बाहर नहीं आना चाहिए। तो जौहर को स्टेक बढ़ाने वाला ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके पास 2 दिन है जिसमें उसे हाँ ही बोलना होगा। अब जौहर घर आता है, जहां पर राशिद उसे उस अर्ब के बारे में बताता है कि इन अर्ब के अंदर पॉइजन था और इससे ही सादिया मारी गई है। जिसको सुनकर जौहर उस पर गुस्सा करता है कि ये सब वो क्या बोल रहा है। वो बताता है कि ज़हारा ये अर्ब्स बचपन से खा रही है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ और वो क्यों ही सादिया को मारना चाहेगी। तो राशिद ये सब बातें छोड़ दे और आज के बाद ये टॉपिक कभी ना उठाए। अब तभी रमली भी राशिद से कहता है कि उसे ये सब बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब तक राशिद काफी परेशान हो गया था, जो कि थोड़ी देर बाद मीरा से मिलता है और उसे उन दोनों अर्ब्स की बोतल देकर ये कहता है कि वो उनका टेस्ट करवाए कि उनके अंदर है क्या। अब तभी वहां पर उस आदमी का भूत भी राशिद को हॉन्ट करके ये बोलता है कि वो अपनी माँ के कातिल को पकड़ने के लिए इतना परेशान हो रहा है, लेकिन इस आदमी का क्या जिसे राशिद ने ही मार दिया था। तभी मीरा राशिद को होश में लेकर आती है और वो टेस्ट कराने के लिए एग्री हो गई थी, जिसे शहर जाना पड़ेगा और जाने से पहले राशिद उसे एक ब्रेसलेट देता है जो कि उसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि राशिद जानता था कि यहाँ पर उसके पीछे कुछ ताकतें आएंगी जो कि उसे रोकने की कोशिश करेंगी। दूसरी ओर जौहर एक वर्शिप रूम में जाता है, जहाँ पर वो एक आईने के सामने आकर इफरित जिन को बुलाता है, उससे हेल्प मांगता है। इफरित जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं था बल्कि मिरर में ही जौहर की रिफ्लेक्शन का रूप लेता है। वो पूछता है कि उसे चाहिए क्या, तो वो कहता है कि उसे मिस ब्राउन का खात्मा चाहिए। दूसरी ओर आंग को जलील परेशान कर रहा था, उसे धमकी दे रहा था।
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टर फू और ज़हरा कोई प्लान बना रहे थे जो कि सालों से चल रहा था, और वो भी जोहार के खिलाफ था, जिसे वो जल्दी ही पूरा करने वाले थे। एनीवेज दूसरी ओर जोहार से मिलने मिस ब्राउन आती है, लेकिन अब जोहार इफ्रित की हेल्प से उसे पजस करवाकर खुद से खुद को खत्म करवा देता है, और मरने से पहले वो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को भी खत्म कर देती है जो कि पोजीशन में थी। अब वहां पर रमली भी आ जाता है, जो कि ये देखकर काफी परेशान हो गया था। जोहार ये कहता है कि मिस ब्राउन पागल हो गई थी, जिसने कि खुद ये सब कर दिया, और अभी रमली उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दे। रमली ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है, डर जाता है, लेकिन जोहार के कहने पर वो इन तीनों की बॉडीज को खाई में फेंक देता है। अब तभी हॉस्पिटल के अंदर मीरा को टेस्ट रिपोर्ट मिल जाती है, और तभी उसके ऊपर उम्मू सिबियान जिन हमला करने आती है, जिसको ज़हरा ने भेजा था, लेकिन राशिद के दिए हुए ब्रेसलेट से वो बच जाती है। उम्मू सिबियान यहाँ से वापस चली गई थी, जिससे ज़हरा बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर जाती है। अब अगले दिन मीरा राशिद से मिलती है रिपोर्ट्स के साथ में। उसको बताती है कि हाँ, इस पोशन के अंदर जहर डाला गया है, टेस्ट से कंफर्म हो चुका है, और ये पॉइजन असल में स्लो डेथ देता है। राशिद कहता है कि ज़हरा भी अक्सर सादिया से वो नेकलेस मांगा करती थी। ज़हरा के जोहार के साथ रिश्ते के बारे में सादिया को पता चल गया था, लेकिन उन्होंने उस पर रिएक्ट करना छोड़ दिया था, यानी कि वो समझ गई थी कि जोहार किस तरह का इंसान था। फिर अब वो दोनों ज़हरा को कन्फ्रंट करने जाते हैं, जो कि पहले झूठ बोलती है, लेकिन उनके पास सबूत थे, तो वो उनकी बात नहीं सुनते, जिसके बाद में वो फाइनली उम्मू सिबियान को समन कर देती है, जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर आखिरी एपिसोड खत्म हुआ था। उम्मू सिबियान ज़हरा की ही बॉडी में आ जाती है और अब वो राशिद पर हमला करती है, लेकिन राशिद अपनी एबिलिटी से उसको रोकता है और उम्मू सिबियान को ज़हरा की बॉडी से निकालकर एक बोतल में कैद कर देता है, यानी कि जीनी को बोतल में कैद करना। उम्मू सिबियान के जाने से ज़हरा अपनी असल एज में आ गई थी और वहीं पर मारी जाती है, यानी कि अब तक वो जिन का इस्तेमाल कर रही थी खुद को जवान रखने के लिए। राशिद भी यही बात बोलता है कि ज़हरा ने उम्मू सिबियान के जरिए अपनी एज को रोक रखा था और उसके जाने से वो भी नहीं जी पाई, यानी कि ज़हरा के पास बहुत पहले से ही उम्मू सिबियान थी। खैर अब राशिद मीरा को यहीं पर छोड़कर गांव के लोगों को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन इतने में ही मिस्टर फू वहां पर आकर मीरा को बेहोश करके घर के वर्शिप एरिया से ज़हरा का वर्शिप मिरर ले लेता है, और हम जानते हैं कि जिन्स जो हैं वो मिरर की दुनिया में ही रहते हैं। खैर अब वो वहीं पर छुपकर थोड़ी देर वेट करता है और अब तक राशिद वापस आ चुका था, जो कि मीरा को संभालता है, जो कि ये कहती है कि उसे याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। राशिद कहता है कि गांव वाले आने ही वाले हैं, लेकिन तभी मिस्टर फू कुछ आवाज करते हुए राशिद को बाहर ले जाता है और उसके सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसके पास से उसने वो नेकलेस भी चुरा लिया था। खैर दूसरी तरफ रमली और सूरी की बेटी सुराया घर पर खेल रही होती है, जिसको बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखती है तो कोई चमकती हुई चीज उसके पास आती है और अगले ही पल सुराया गायब हो गई थी। अब उधर मीरा राशिद को होश में लेकर आती है और हसन भी यहाँ पर आ चुका था। वो दोनों राशिद से पूछते हैं कि उसे हुआ क्या था, तो वो बताता है कि किसी ने उस पर हमला किया, और अब वो ये भी गौर करता है कि उसके पास से वो नेकलेस भी गायब है। अब जोहार को ज़हरा के बारे में पता चलता है तो वो ग्रेवयार्ड जाने लगता है। वहीं सूरी रमली को बताती है कि सुराया कहीं नहीं मिल रही। ग्रेवयार्ड में राशिद जोहार से बोलता है कि ज़हरा ने ही सादिया को मारा था, जिस पर जोहार उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये सब राशिद की वजह से हुआ है, लेकिन राशिद बोलता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, बल्कि ज़हरा तो अपने जिन की वजह से मारी गई। यहाँ पर मीरा भी राशिद की साइड लेती है तो जोहार उस पर भी गुस्सा करता है और कहता है कि वो ये ना भूले कि 7 साल पहले क्या हुआ था। अब मीरा ये सुनकर वहां से चली गई थी और राशिद हसन के साथ जंगलों में जाकर एक जगह उम्मू सिबियान वाली बोतल को बैरी करके छुपा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर फू इसी चीज पर नजर रख रहा था और उसके बाद में वो बोतल को चुरा लेता है, यानी कि वो हमेशा से जिन को ही चाहता था। थोड़ी देर के बाद में राशिद घर पहुंचता है, जहां पर उसको ये पता लगता है कि सुराया मिसिंग है और सूरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब इस बात पर रमली और सूरी की थोड़ी बहुत बहस भी हो गई थी, जिनको जोहार शांत करता है और अगले दिन वो पुलिस को बुलाकर मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देता है। इसी बीच मीरा घर आती है, जिसे राशिद सुराया के बारे में बताता है और अब वो मीरा के साथ ज़हरा के घर चेक करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सुराया को असल में जलील ने ही किडनैप किया था, जिससे आंग ये कहता है कि उन्हें 2 से 3 दिन छुपकर वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी पुलिस भी सुराया को ढूंढ रही होगी। मीनवाइल राशिद और मीरा ज़हरा के घर आते हैं, जहां पर मीरा सडनली पजेस्ड हो जाती है, जिससे राशिद पूछता है कि वो कौन है, तो वो कहती है कि वो ज़हरा है, लेकिन राशिद कहता है कि वो मारी जा चुकी है, वो ज़हरा नहीं हो सकती। लेकिन अब पजेस्ड हुई मीरा हंसने लगती है और जंगलों में भाग जाती है। राशिद अब उसके पीछे भागता है, जिसको रास्ते में हसन मिल जाता है और वो दोनों जंगलों में मीरा को ढूंढने लगते हैं। जंगलों में हसन को ज़हरा की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसके पीछे वो जाता है और राशिद आगे निकल गया था। राशिद को बेहोश मीरा मिल जाती है, जिसको वो संभालता है और वो दोनों वापस आते हैं तो उनको हसन मिलता है, जिसको एक पेड़ जकड़ रहा था, जिसके बारे में राशिद मीरा को बताता है कि ये जंगल की गार्डियन स्पिरिट है और वो प्रेयर्स करके हसन को पेड़ से अलग करके बचा लेता है। तभी घर पर जोहार के पास जलील के गैंग का फोन आता है फिरौती के लिए और वो मिस्टर फू के साथ जंगलों में जाता है और
और हाँ, फू यहाँ पर असल में सूरी का पिता है। जी हाँ, अब जलील अपने कुछ लोगों को जोहार और फू से बात करने भेजता है, लेकिन जोहार जो होता है वो एक आदमी के कान में कुछ फुसफुसा देता है और ऐसे ही उसने मिस ब्राउन के कान में कुछ बोला था, जिसके बाद ही वो पजेस्ड हो गई थी। वैसे ही ये आदमी पजेस्ड होकर अपने लाए हुए लोगों को मारकर बेहोश हो जाता है, जिसे बाद में फू भी पोजेशन में डालता है क्योंकि अब उसके पास भी एक जिन था। दूसरी ओर राशिद, मीरा और हसन जंगलों में ही थे, जो कि घूमते घूमते जलील के अड्डे तक आ गए थे। यहाँ पर उन्हें जलील के लोग पकड़ लेते हैं। अब वो लोग उन तीनों को जलील के सामने लेकर आते हैं, जहाँ पर राशिद जो होता है वो आंख पर गुस्सा करता है कि उसने अपने ही परिवार की छोटी बच्ची को किडनैप करके रखा हुआ है, वो इस हद तक गिर चुका है। खैर, अब तक यहाँ पर पजेस्ड हुआ वही आदमी आ जाता है जो कि सबको मारने लगता है, और जैसे ही वो मरता है वैसे ही दूसरे लोग पजेस हो रहे थे, लेकिन राशिद और हसन सबको मार के वहाँ से सुराया को लेकर चले जाते हैं। घर आने पर मीरा बेहोश हो जाती है, जिसे राशिद अपनी माँ के रूम में ही रहने देता है। अब उसे विजन्स आते हैं जिसके अंदर उसकी माँ उससे ये कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, जिस पर वो कहता है कि वो यहाँ से असली दोषी को मारे और पकड़े बिना नहीं जाएगा। लेकिन अचानक से उसकी माँ पजेस्ड होकर कहती है कि वो इफ्रित है जिसे राशिद कभी नहीं हरा पाएगा, और अब यहाँ पर राशिद की मौत तय है, जिसके साथ ही चौथा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इफ्रित मलेशियन सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 1 पसंद आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। एंड आई नो कि कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मिस्ट्री है यहाँ पर। और जल्दी ही आने वाले पार्ट 2 के अंदर मैं बाकी के 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा, जहाँ पर तो और भी खतरनाक असली पत्ते खुलने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा भयानक है कि यहाँ पर आखिरकार इन सब के पीछे है कौन। तो पार्ट 2 के लिए जल्दी से इस वीडियो पर 5000 लाइक और 400 कमेंट कर दीजिए, ताकि अगला पार्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए